नमस्कार मित्रों। आज काफ़ी दिनों के बाद, कुछ अंतराल के बाद मैं फेसबुक लाइव हुआ हूँ। और कल एक चीज़ मुझे फेसबुक या फिर अन्य जो भी सोशल साइट्स हैं उसके माध्यम से कल एक बात मैंने देखी फेसबुक पे, और उससे जुड़ी तमाम सारी चीज़ें बहुत दिनों से मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इस सब पे मैं देख रहा हूँ। कल भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, जिन्होंने एक आह्वान किया कि हम ब्रह्म हत्या के विरोध में ब्रह्म चेतना संवाद हैशटैग के साथ आएं और अपनी बात रखें। उसमें उन्होंने एक बात कही जो मुझे बड़ा सटीक लगा और बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण भाई बहनों पे अगर कोई अत्याचार होता है या उनसे अनाचार की बात उनके साथ आती है या उनके शोषण की बात आती है, तो मैं उनके साथ हूँ, और लोग इसे जातिवादी न समझें, उसको मेरी जिम्मेदारी समझें। तो जितिन प्रसाद जी ने ये बात जो कही कि उसको जातिवादी न समझ के जिम्मेदारी की तरह मैं लेता हूँ, जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई हमारे समाज से पीड़ित है, उपेक्षित है, तो हमें उसकी बात करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज उनके एक अपील पे मुझे भी लगा कि मैं भी अपनी कुछ बातें आपके सामने रखूं। आप सभी साथी जो भी जुड़ेंगे मेरी बात को बड़े सलीके से लेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं खुद जातिवादी नहीं हूं। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं खुद भी जातिवादी नहीं हूं। पिछले कई महीनों से, यूं तो सालों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सिलसिलेवार जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, वो सिस्टम पर सवाल तो जरूर खड़ा करता है। लेकिन हम सिर्फ ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, यह भी उचित नहीं है। हम सब की बात करते हैं। किसी की भी हत्या हो, किसी के साथ दुराचार हो, किसी के साथ किसी को भी पीड़ित किया जाए, तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आज पहली बार आपने मुझे फेसबुक पे देखा होगा, पहली बार एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे को मैंने छुआ है जो शायद अगर आप न समझ पाए तो मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है, और आप समझ लें तो कदापि किसी के लिए नुकसानदायक बात नहीं होगी। मित्रों, पिछले साल और इन साल की तुलना में जब से योगी जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात योगी जी करते थे वो उस पर कितना खरे उतरे हैं, ये सब लोग अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उसको स्वीकार कर रहे हैं, और अपनी अपनी राय फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे भी दे रहे हैं बार बार। बहरहाल ये आपका विषय है, आप उसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। आप सभी लोग एक जागरूक नागरिक हैं, जागरूक युवा हैं, तो अब निश्चित तौर पे आपको चिंतन करने का पूरा अधिकार है, और आपकी जो अपनी बात है, जो अपनी जो तर्क शक्ति है, अपनी जो क्षमता है सोचने और समझने की, उस क्षमता के बाद जो निकल के आता है, जो आपका विचार होता है, वो निश्चित तौर पे उस पर किसी की पाबंदी नहीं हो सकती। संतोष दुबे जी में उसका क्या दोष है? बिल्कुल संतोष जी, मैं सारी मुद्दों पे बात करूंगा। आप सबके सवाल आएंगे तो मैं इकट्ठा जवाब दूंगा। आपका सवाल बहुत ही बेहतर है। सबसे पहले मैं बात यह स्पष्ट कर दूं, जो लोग भी देख रहे हैं और ब्राह्मण चेतना संवाद हैशटैग से जो मैं ये आपसे फेसबुक पे जुड़ रहा हूं, इसको कतई विकास दुबे के एनकाउंटर से मेरे इस संवाद को मत जोड़िएगा। आप सभी से प्लीज निवेदन है, मैं विकास दुबे के लिए फेसबुक लाइव पे नहीं आया हूं। ये अलग बात है कि विकास दुबे के एनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठने लाजमी है, लेकिन वो अपराधी था
मारा गया, मारे जाने में सरकार ने किस तरह का रवैया अपनाया, किस तरह से कानून को ताक पे रखा, ये अलग मैटर है। लेकिन मुझे विकास दुबे से कोई हमदर्दी नहीं है, ये सबको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात, एक लंबी फहरिस्त, जिस दिन विकास दुबे की हत्या हुई, विकास दुबे के घर पे जिस दिन नंगा नाच नाचा गया, 8 पुलिस जवान शहीद हुए, ठीक उसी दिन 2 जुलाई को प्रयागराज में विमलेश पांडे और उनके परिवार के 3 अन्य सदस्यों, 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई। और उन 4 लोगों की हत्या विवेक दुबे के इस शोर शराबे में दब के रह गई। उसके पहले अगर आप जाएं तो मैनपुरी में सौरभ मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी। प्रयागराज में महेश दत्त तिवारी की हत्या, 6 जून को शाहजहांपुर में रामनाथ द्विवेदी की हत्या। एक लंबी फहरिस्त है, आप देखते जाएंगे। संजय शुक्ला की हत्या प्रयागराज में ही हुई थी। एटा में 5 सदस्यों की हत्या हुई थी, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या। उस पर सरकार ने क्या किया, कहीं कुछ भी पता नहीं चला। मुख्य मुद्दा मित्रों आज ये है, और इसमें तमाम सारे ब्राह्मण कुल शिरोमणि भी हमारे साथ जुड़े होंगे, अन्य समुदाय को लोग भी जुड़े होंगे। इस पे मैंने बहुत इशारे में फेसबुक पे कई बार लिखा, तो कई पढ़े लिखे विद्वान सरीखे लोगों के कमेंट्स भी आते थे। उन सारे कमेंट्स को मैंने अपने दिमाग में स्टोर कर रखा है। एक जगह एक बात आई, तो जब इस ब्राह्मणवाद या जातिवाद या क्षत्रियवाद किसी तरह के वाद की बात आती है, तो एक सज्जन ने, एक हमारे मित्र ने लिखा कि जातिवाद की बात क्यों न हो जब सरकार ही अपने पॉलिसी में पूछती है कि आप किस जाति से हो। अमूमन आप जब एडमिशन के लिए जाते हैं, सरकारी सेवारत कर्मी बनने के लिए आप तमाम तरह के फॉर्म्स भरते हैं, तो उसमें आपके जाति, धर्म, मजहब सबकी बात की जाती है। तो निश्चित तौर पे मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि सरकार को भी ऐसी कोई नई तरकीब लानी चाहिए जहाँ हम जाति, मजहब और धर्म की बात न करें। ऐसे में उनका सवाल बिल्कुल सही था कि जब सरकार ही जाति पूछती है तो हम जातिवाद पे क्यों नहीं। दूसरी बात, जहाँ तक ब्राह्मणवाद की बात है, आज आप जितने दल हैं देख लीजिए, जितने भी दल हैं हिंदुस्तान के अंदर, सबके अपने अपने प्रकोष्ठ हैं, लेकिन ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद या सवर्ण का ऐसा कोई प्रकोष्ठ नहीं है। अब प्रकोष्ठ नहीं है तो उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हो सकता है यह वर्ग या समुदाय कहीं ना कहीं सक्षम होता है और वो दूसरों को सहयोग करता है। और हमने समाज में देखा भी है, हमने बार बार देखा है कि हम लोग बढ़ चढ़ के दूसरों की मदद करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे वर्ग के लोग नहीं करते, सब लोग करते हैं। शुरू में जब देश का संविधान लिखा गया, देश आज़ाद हुआ, उस समय जो व्यवस्थाएं दी गई, जो कमज़ोर लोग थे उनको उठाने के प्रयास करने के लिए जो व्यवस्थाएं दी गई, उस पर आज भी उंगली उठती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और इन तमाम तरह के वाद के बीच में आज ये भी बात उठ के आती है कि जो आरक्षण का मामला है उसको जातिवाद पे रखा जाए या आर्थिक विचारधारा पे रखा जाए। इस पर भी बहुत इस सरकार में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10% का आरक्षण सवर्णों को दे के एक नया लालीपाप और झगड़े को एक नया तूल देने का भी काम कर दिया है। बहरहाल कितने सवर्ण उसका लाभ उठा पाए ये मैं नहीं जानता, बताऊंगा तो आपको अफसोस होगा। आप लोग अपनी जानकारी इस पे खुद हासिल करिए। मेरा साफ कहना है कि ब्राह्मण वर्ग हमेशा वह हर मुद्दे पे सबके साथ खड़ा रहा है। और आज अगर अन्याय हो रहा है, अब शासन और सत्ता अन्याय कर रहा है, ये मैं कैसे दावा कर सकता हूँ। लेकिन ये जो अपराध का लंबा फहरिस्त है, जिसमें तमाम सारे ब्राह्मणों की हत्या हुई, यादव वर्ग से भी तमाम हत्याएं सुनने को मिली। आपने एक चीज़ देखा होगा, जब भी किसी दलित की हत्या होती है तो हर दल के लोग दलित के साथ खड़ा होते हैं। मुस्लिम की हत्या होती है तो तमाम सारे लोग खड़े होते हैं। किसी पिछड़ी जात के साथ अगर इस तरह के अत्याचार या दुराचार या इस तरह के उपेक्षा वाली बात होती है तो लोग खड़े होते हैं। आज पहली बार अगर ये चेतना आ रही है कि ब्राह्मणों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है अगर, तो उसके साथ भी किसी को खड़ा होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा इसमें एक संशोधन करूंगा।
ये ब्राह्मण ब्राह्मण मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, मैं इसका आदी नहीं होना चाहता, मैं जातिवादी बिल्कुल हूँ ही नहीं, लेकिन प्रकरण उसी से जुड़ा हुआ है तो इस नाते मैं इस शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूँ। जो भी सक्षम होता है, जो भी मजबूत होता है, वो चाहे हमारा पड़ोसी अनुसूचित जाति का ही क्यों न हो, अगर वो सक्षम और मजबूत है, पढ़ा लिखा और विद्वान है, और उसका सहयोग हम अगर ले सकते हैं तो हमें लेना चाहिए, और ऐसे लोगों को खुद आगे आके दूसरों को सहयोग करना चाहिए। ऐसे में ब्राह्मण वर्ग हमेशा से आगे रहा है, आप सबने देखा है, सबने समझा है, और सब बिरादरी के लोग एक चीज अपील करूंगा आप सबसे, जब भी धर्म और जाति की बात होती है, जैसे धर्म की ही बात को ले लें, धर्म है क्या, तो ऐसे में मैं कहूं कि 10 मिनट में इस फेसबुक की तो बेमानी है। धर्म इतना बृहद रूप है, उसको डिफाइन कर पाना यहाँ चंद मिनटों में या घंटों में संभव नहीं है, लेकिन मोटा मोटी मैं यही जानता हूँ, धर्म वही है जिसमें आप दूसरों की रक्षा करते हैं, दूसरों को सहयोग करते हैं, दूसरे की विपत्ति में खड़ा रहते हैं, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज जिस अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात आती है, उसमें अपेक्षा तो बहुसंख्यक से ही की जाएगी कि वो करे, क्योंकि वो कमजोर हैं, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है, और इसलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि हमारे आज के वक्तव्य को विकास दुबे से जोड़ने का प्रयास बिल्कुल मत। अपराधी था या उसको सजा मिली, सजा मिलने का जो तरीका था वो अच्छा था या बुरा था, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मैं कतई विकास दुबे की और साथ ही प्रयास करें कि हम कभी इन जातिवादी व्यवस्थाओं में, आखिर ये लोग क्यों चिल्लाते हैं। पता चला कि दलित की हत्या हो गई, अब वो दलित 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 पूरे देश में फैलेगा, मुस्लिम का हो गया तो मुसलमान का नाम लेके, यादव का हो गया तो यादव का। आज पहली बार ब्राह्मणों के लिए ये बात आई, और लगातार ये एक लंबी फहरिस्त मैं आपको गिना दूं अगर आप सुन सकते हैं तो। एक लंबी फहरिस्त है जो पिछले 2 जुलाई को प्रयागराज में हुआ, उससे इतर हट के एक लंबी फहरिस्त है इन हत्याओं की। आपको कुछ के बारे में मैंने बताया था। रामपुर में अनुराग शर्मा की हत्या, 18 मई को अमेठी में प्रमोद मिश्रा की हत्या, 14 मई को आगरा में सतीश शर्मा की हत्या, अनुज शर्मा की हत्या मेरठ में, एटा के 5 लोगों की हत्या एक परिवार के ही, लखनऊ में शिशिर त्रिपाठी की हत्या, 4 जनवरी को प्रयागराज में 5 सदस्यों की एक ही परिवार की हत्या कर दी गई थी, 31 दिसंबर 2019 अजय पाठक की हत्या कर दी गई, भजन गायक थे शामली में, पत्रकार रमेश मिश्रा की निर्मम हत्या हुई, मेरठ में मुकेश शर्मा की हत्या हुई। ये जो लंबी फहरिस्त है, ये कहीं न कहीं से सवाल खड़ा करती है कि अब हम इनके न्याय के लिए खड़े हों, और ये हम सिर्फ ब्राह्मणों से अपील नहीं करते, ये जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अन्याय के खिलाफ सबको खड़ा होना है। और इतना ये संवेदनशील मुद्दा है, मैं जिस पे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बार बार अपील इसीलिए बार बार कर रहा हूँ, कहीं आपकी रेल पटरी से न उतर जाए। मैं तो पटरी पे हूँ, जातिवादी नहीं हूँ। मेरे इस संवाद को विकास दुबे की हत्या से बिल्कुल मत जोड़िएगा। मुझे विकास दुबे से कोई भी हमदर्दी नहीं है, लेकिन इससे इतर जिन लोगों का कोई दोष नहीं था, इन जो ये लोग मारे गए, इनके लिए आखिर इस उत्तर प्रदेश सरकार ने किया क्या? सवाल हमें ये करना है। हम विकास दुबे के लिए नहीं आए हैं, हमें उन लोगों को न्याय दिलाना है। 2 जुलाई को प्रयागराज में एक ही परिवार से 4 लोग मारे गए, उसमें सरकार क्या कर रही है? पुलिसकर्मियों की हत्या पे इतनी तेजी के साथ एक्शन हुआ, इसके पहले भी कई पुलिसकर्मी मारे गए, हत्याएं हुई, लेकिन वहाँ तरीका कुछ अन्य तरह का अख्तियार किया गया जो संवैधानिक था। लेकिन यहाँ तरीका, हम फिर विकास की तरफ न जाके हम उन लोगों के बारे में पूछते हैं जो लोग बेवजह कहीं न कहीं किसी रंजिश में मारे गए। पूरे प्रदेश के अंदर सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उनको न्याय कैसे दिला रही है? ये एक यक्ष प्रश्न है।
ये जातिवादी बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है। और इसीलिए मैंने कहा आपसे कि जितिन प्रसाद जी की उस बात को मेरे दिल को छू गया कि हम जातिवादी नहीं, हम जिम्मेदारी के नाते हम उनकी खैर पूछ रहे हैं। कल को किसी अन्य बिरादरी की बात ऐसी आएगी तो हम उसके लिए भी सवाल उठाएंगे। हमने बार बार उठाया है, चाहे दल की बात कर लीजिए। हाँ, मैं दल से नहीं, मैं स्वतंत्र रूप से आपसे बात कर रहा हूँ, दल के एजेंडे के रूप में आपसे बात नहीं कर रहा। अन्याय किसी के साथ हो, अत्याचार किसी के साथ हो, जाति को आधार मान के नहीं, इंसानियत को आधार मान के हमें उसके साथ खड़े होकर उसको न्याय दिलाने की ज़रूरत है। और अपेक्षा इस प्रदेश के सरकार, इस सरकार के जो मुखिया है सरकार के, हम उनसे भी यही अपेक्षा करेंगे कि वो सबको न्याय दिलाए। आज एक विकास दुबे इस प्रदेश के अंदर है। क्या योगी जी नहीं समझते कि कितने विकास दुबे अभी इस गोरखपुर रीजन में ही है? मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। पूरे पूर्वांचल में कितनी लंबी फहरिस्त है, क्या योगी जी को नहीं पता है? ठीक है, आपने प्रयास किया, शुरू किया है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। आगे भी आप इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखिए, लेकिन जो भी कार्रवाइयाँ करें उसको संवैधानिक तरीके से करें, नियम और कानून को ताक पे न रखा जाए। न्यायालय का भी अपना कुछ रोल होता है, उसका भी ध्यान दिया जाए। मित्रों, कुछ लोगों के सवाल हैं, मैं सवाल ले लेता हूं। बहुत सारे इस मुद्दे पे बात करने की बात नहीं है। बहुत सारे मित्र, मुन्ना तिवारी, संतोष पटेल जी, पवन सिंह अंबर जी, प्रिंस प्रताप सिंह जी, संतोष दुबे जी, राहुल अवस्थी जी, संतोष कुमार दुबे जी का एक सवाल और आया है। आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के बाद राजपूत समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, क्या हमारा ब्राह्मण समाज ऐसा कर पाएगा? ठीक है, मैं जवाब अभी संतोष जी आपको देता हूँ। कृष्ण कुमार मिश्रा जी, कमालुद्दीन जी, मुन्ना तिवारी जी लिखते हैं कि 13 दिनों में 48 पंडितों की हत्या। ठीक है, चलिए, आंकड़े आपके पास हैं, अच्छी बात है। इरफान खान जी, कमालुद्दीन अंसारी जी, पहले मुस्लिम फिर दलित तब ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, यही है भाजपा का काम। ठीक है, अच्छा कमेंट आपका है कमालुद्दीन जी। मिर्जा मिराज बेग जी, विनय तिवारी जी, राजन जी, अफजल अहमद खान जी, विकास दुबे जी, सूरज मदेसिया जी, अनिमेश श्रीवास्तव जी, हेमंत चौहान जी। हेमंत भैया नमस्कार, आप बुलंदशहर से जुड़े हैं, बड़े भाई हैं। सोशलिस्ट राहुल जायसवाल जी, हेमंत प्रजापति, राय जी, मुरलीधर तिवारी जी, बड़े भाई उपेंद्र कुमार पांडे जी, हरकेश मिश्रा जी, आप सबने किया। एक संतोष दुबे जी का और एक कमालुद्दीन जी का अच्छे सवाल आए हैं। संतोष दुबे जी, मैं आपके 2 सवालों का जवाब मैं आपको देता हूँ, नहीं आप ऑनलाइन आप शायद होंगे अभी। आनंद, पहला सवाल था आपका कि 10 दिन की दुल्हन जेल में है, उसमें क्या उसका क्या दोष है, क्या ब्राह्मण होना गुनाह है? ये बिल्कुल आपका सवाल तार्किक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाजिब है, और आप लोग इस सवाल को बार बार दोहराइए, क्योंकि सच में अभी हमें लगता है कि चंद दिनों पहले शादी हुई थी। हालांकि एक एक्यूज जिसको मारा गया संभवतः प्रभात मिश्रा नाम है क्या, जो अभी इंटर की परीक्षा पास किया, उसके ऊपर एक भी केस नहीं थे पुलिस रिकॉर्ड में, उसका भी एनकाउंटर हुआ है। खैर, आगे जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, एक एक जो तह है, एक एक जो परत है, वो खुलती जाएगी। बहरहाल उस दुल्हन को जेल में डालना बिल्कुल ही गलत है, अन्यायपूर्ण रवैया है। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि विकास दुबे का घर गिराना भी अन्यायपूर्ण तरीके का ही एक उदाहरण है। फिर भी हम विकास दुबे के अपराध के साथ संतोष जी खड़े नहीं हैं, लेकिन उसके साथ उस जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें दोष हो सकता है और है भी। दूसरा आपका सवाल था, आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के बाद राजपूत समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। हाँ, ये तो बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा है। बीजेपी को वोट नहीं दिया राजपूत समाज ने, अब विकास दुबे के मरने के बाद क्या बीजेपी को वोट देंगे? आपका सवाल शायद ये हो सकता है, लेकिन उस सवाल में मैं आपके थोड़ा सा संशोधन करूंगा कि सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या के बाद क्या आप बीजेपी को वोट देंगे? थोड़ा सा सवाल को संतोष जी सुधार लीजिए। हम सिर्फ विकास को अपना आइकान नहीं बना सकते, विकास दुबे हमारा आइकान नहीं है, लेकिन पीछे जो लोग, जो अपराधी नहीं थे, जो सभ्य समाज से आने वाले लोग थे, एक एक परिवार में 4-4, 5-5, 6-6 लोगों की हत्याएं हुई, उस पर ये सरकार चुप क्यों रही?
खाना पूर्ति वाली कार्रवाई करके किनारे हो गई। ये सवाल बनता है। और अब वोट न देना और देना, ये व्यक्तिगत सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। हर आदमी चिंतनशील है, बौद्धिक है, वो सब कुछ सोचता समझता है। बहरहाल अगर ब्राह्मण को अपना हित भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखता तो वो दूरी तो हो सकता है बना ले। दूसरी चीज, कमालुद्दीन जी का एक सवाल आया था, पहले मुस्लिम फिर दलित और अब ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, भाजपा का काम है। सरकार भाजपा की है तो जिम्मेदार तो भाजपा होगी ही। कमालुद्दीन जी, काम किसका है मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार होगी। दूसरी बात, आप एक बार मुझे याद है प्रधानमंत्री मोदी ने पटना की एक रैली में कहा था कि लोग मुझे पिछड़ी जाति का होने का दावा करते हैं और मैं उनके साथ खड़ा होता हूं तो लोग उसका जो है माखौल बनाते हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, पिछड़ी जाति के साथ रहूंगा और पिछड़ी जाति के साथ था। ये बात कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक इसी तरह का एक बयान आया था जब एक बार लोकसभा चुनाव के दौरान, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लोकसभा था या विधानसभा था, विधानसभा चुनाव था, सॉरी, 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग नीच राजनीति कर रहे हैं। उनका शब्द था नीच राजनीति कर रहे हैं, यानी कि ओछी राजनीति, हल्के स्तर की राजनीति कर रहे हैं। उसको प्रधानमंत्री जी ने लपक लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, बहुत बड़े गोलकीपर भी है, एक भी गोल होने नहीं देते हैं, सारे बाल पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने उस बात को पकड़ा और मंचों से कहना शुरू कर दिया कि हाँ, अगर कोई कहता कि मैं नीच जाति का हूं तो मैं नीच जाति का हूं, और नीच जाति होना क्या गुनाह है। यानी कि प्रधानमंत्री जी जातिवादी व्यवस्था में कितना विश्वास रखते हैं कि पल भर में पिछड़ी जाति का होने का दावा करने लगते हैं, पल भर में अनुसूचित होने का दावा कर सकते हैं, पल भर में कुछ भी कह सकते हैं। ये जातिवादी सोच उनके अंदर कहाँ से आई, इस देश ने कभी पूछा नहीं। और आपने कहा कमालुद्दीन जी की मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण मारा जा रहा है, तो ठीक है, हमने जब भी आवाज़ उठाई, हमारे दल के लोगों ने आवाज़ उठाई, व्यक्तिगत रूप से तमाम लोगों ने आवाज़ उठाई, तो ये जो दो फर्का पड़ा है समाज में, ये जो जातिवादी व्यवस्था बढ़ी है, निश्चित तौर पर इस पर अंकुश तो लगना चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मुझे भी जातिवादी आप लोग न समझें, लेकिन एक जाति, एक धर्म से एक बड़े वर्ग का लगातार इस तरह से उनके ऊपर दुराचार हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसको यही कह सकते हैं, या तो सरकार की सौ पे हो रहा है, या फिर जो समाज है वो ब्राह्मण के खिलाफ हो गया है। हम इसको दूसरे रूप में भी ले सकते हैं कि समाज व्यक्तिगत तौर पे तो हमारे ब्राह्मण वर्ग के विरोध में नहीं है, लेकिन समाज के विरोध करने से या वैचारिक मतभेद से इतने बड़े वारदात होते रहे, ये संभव नहीं है। निश्चित तौर पे इसमें सरकार की मिलीभगत है, और सरकार अगर ऐसे कृत्यों पे कार्रवाई कड़ी कर दे तो फिर इस तरह की हत्याएं रोज नहीं होंगी। आज जरूरत है, मुझे जरूरत लगी कि हम आपसे संवाद करें, जातिवादी होने के नाते नहीं, जिम्मेदारी का भान होने के नाते, जिम्मेदारी का एहसास होने के नाते मैं आपसे बात करूं, और आप भी बात करिए। कल को किसी अन्य जाति धर्म के लोगों के साथ होती तो भी हमें बात करना चाहिए, क्योंकि हमको लॉ एंड ऑर्डर को, हमको देश की सरकार को जवाबदेह बनाना है। जितनी तेज किससे सक्रिय हुई उत्तर प्रदेश की पुलिस, विकास दुबे के मामले में लगातार एनकाउंटर हुए, उतनी बाकी हत्याओं पे सक्रिय क्यों नहीं होती है। प्रयागराज में एक ही दिन में 4 लोग मार दिए जाते एक ही परिवार के, वहां आपने क्या बदला लिया। इंस्पेक्टर सुबोध के मामले में आपने क्या वहां पे हिम्मत जुटाई। सरकार के पास शायद कोई जवाब नहीं है, और एनकाउंटर के पास जो सवाल उठ रहे हैं उसके भी जवाब नहीं है। लेकिन देश का जो पूरा तंत्र है वो पूरी तरह से उसकी सौदेबाजी हो चुकी है। एक यही सहारा है जहां हम आप बोल रहे हैं, ये भी किसी दिन छीन ली जाए, कोई गारंटी नहीं है। आप सब मुखर होइए, और हमारा काम है कि हम अपने पड़ोसी की रक्षा करें, हम अपने घर वालों की रक्षा करें, हम अपने कौम की रक्षा करें, हम अपने समुदाय की रक्षा करें,
और अपने समुदाय या कौम की बात करने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे समुदाय को हानि पहुंचाइए, लोगों को नुकसान पहुंचाइए। ये अधिकार आपको बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। सभी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वैसे मैं अभी सबके जो भी सवाल आए थे मैंने सभी के सवालों के जवाब दिए हैं। कुछ एक लोग और, अंकुर मणि त्रिपाठी जी, धीरज तिवारी जी, आशुतोष द्विवेदी जी, राहुल उपाध्याय जी, शहजाद आलम जी, शैलेश जी, हरकेश मिश्रा जी, शेष मणि जी, हरकेश मिश्रा जी, उपेंद्र पांडे जी, आप सब जुड़े, सबको मुरलीधर तिवारी जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और इस उम्मीद के साथ कि आप बस इतना समझेंगे कि यह मेरी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आज मैं फेसबुक लाइव आया हूँ। मेरा जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है और स्पेशली विकास दुबे के एनकाउंटर से मेरा कोई मतलब नहीं है। वो अपराधी था, अपराधी मारा गया। मारा जाना जो प्रक्रिया थी उस पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर सवाल मैं भी उठाता हूँ। वो तरीका गलत था। सरकार ने पूरी तरह से कानून का माखौल बनाया। और यही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि इसके पहले पीछे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, जो सही मायने के एनकाउंटर थे, उस एनकाउंटर के ऊपर ये जो एनकाउंटर था ये काला धब्बा है। जो प्रक्रिया थी, जो तरीके थे और जिस तरह से चीज़ें हुई वो उचित नहीं थी। बाकी मैं विकास दुबे के साथ कतई नहीं हूँ और विकास दुबे की वजह से मैं फेसबुक लाइव पे बिल्कुल नहीं आया हूँ। ये आप सभी अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिएगा। बस इस देश का धर्म एक ही है, इंसानियत। आप उस इंसानियत के साथ खड़े रहिए और किसी भी जाति धर्म मजहब की बात आती है, अगर वो वर्ग पीड़ित होता है तो दूसरे वर्ग को भी चाहिए कि वो खड़ा होकर उनको न्याय दिलाए। और अगर कोई भी वर्ग सशक्त है तो उसका ये कर्तव्य है कि वह दूसरों की रक्षा करे। उसका धर्म यही है कि दूसरे जाति धर्म के लोगों की रक्षा करे, तब जाके जो इंसानियत का एक बड़ा सा पेड़ तैयार होगा देश में, उसकी छाए में पूरा देश जी पाएगा। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।